Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study about procedure for registration under GST, that is section 25. This video is in continuation of a previous video of registration under GST. I hope आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर GST देख लिया है, और अगर नहीं देखा है तो आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक ऑफ बोथ द पार्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन. गो चेक देम आउट फर्स्ट and then come back and watch this video. So let's start. Procedure for registration under GST, that is section 25. Provisions relating to procedure for application of registration, verification of the application and approval and issue of registration certificate are contained in certain rules. कौन कौन से रूल्स में बताया गया है? ये बताया गया है रूल 8, रूल 9 और रूल 10. So in order to study the procedure for registration, we have to study rule 8, rule 9, rule 10 along with section 25. हमें section 25 पढ़ना है, rule 8 पढ़ना है, rule 9 पढ़ना है और rule 10 पढ़ना है. ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं. अभी इसके पहले हम एक बात और नोट कर लेते हैं कि जो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 में मेंशन्ड है वो सभी पर्सन के लिए सेम है, सभी सप्लायर के सेम है. जिसको भी रजिस्ट्रेशन लेना है, वो कंपोजिशन लेवी वाला रजिस्ट्रेशन लेना है या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना है या फिर एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लेना है, सबके लिए ये प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन सेम है. लेकिन फिर भी कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जिनके लिए अलग से प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर रखा है. तो पहले हम उन ग्रुप ऑफ पर्सन्स की लिस्ट को देख लेते हैं. ठीक है, इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, दैट इज NRTP. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए अलग से प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर रखा है. उसके बाद जो भी डीलर्स हैं, जो भी सप्लायर्स हैं जिनको टैक्स डिडक्ट करना है, उनके लिए भी जो है अलग से प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर रखा है. जो भी डीलर्स हैं जिनको क्या करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, उनके लिए भी अलग से प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर रखा है. इसके अलावा जो भी OIDAR की सर्विस प्रोवाइड करता है, कौन से सप्लायर्स, जो भी OIDAR की सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया, तो इनको भी अलग से रजिस्ट्रेशन लेना है. और वो प्रोसीजर जो है सेक्शन 25 में नहीं प्रिस्क्राइब है, अलग से प्रिस्क्राइब है. तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, ये 4 ग्रुप ऑफ पर्सन्स है. इनके लिए हम जब प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन हमें चेकआउट करना होगा तो हम सेक्शन 25 नहीं करेंगे. लेकिन इनके अलावा कोई भी सप्लायर है और उसको रजिस्ट्रेशन अंडर GST कराना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें सेक्शन 25 देखना पड़ेगा अलॉन्ग विथ रूल 8, रूल 9 और रूल 10. ठीक है, तो अभी हम सेक्शन 25 देख लेते हैं. सेक्शन 25 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन जानने के लिए हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में हमें एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले का प्रोसीजर बताया गया है कि एप्लीकेशन कैसे सबमिट होगी, कौन कौन से पेपर्स रिक्वायर्ड हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा. और पार्ट 2 में एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद का प्रोसीजर मेंशन्ड है. अभी हम पार्ट 1 को देख लेते हैं. पार्ट 1 जो है, जो फिल होता है वो भी 2 पार्ट्स में फिल होता है. जो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं वो 2 पार्ट्स में फिल होता है, पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट ए में हम अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं. कौन सी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं कि हमें कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है और हमारा पैन नंबर क्या है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन GST में पैन बेस्ड होता है तो हमें पैन प्रोवाइड करने का स्टेट स्पेसिफिक होता है. तो हमें उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेट में हम रजिस्ट्रेशन लेना है, हमारा पैन नंबर क्या है और हमारा मोबाइल नंबर देना है हमें, और एक ईमेल ID देना है. जब हम ये डिटेल्स जो अपने पार्ट ए में फिल कर देंगे तो जो पोर्टल है, GSTN पोर्टल है, वो जो है वेरीफाई करेगा इन डिटेल्स को. और वो कैसे वेरीफाई करेगा, वो पैन को वेरीफाई करेगा CBDT के डेटाबेस से. मोबाइल और जो है ईमेल ID जो हमने प्रोवाइड कर रखा है वो OTP के थ्रू वेरीफाई कर लेगा. जब वो इन डिटेल्स को वेरीफाई कर लेगा तो वो हमें एक TRN नंबर जनरेट करके दे देगा, एक टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर दे देगा, जिसके थ्रू हम अपना फर्दर एप्लीकेशन का प्रोसीजर कर सकते हैं. वो TRN नंबर हमें जो है हमारे मोबाइल नंबर जो हमने दिया था और जो ईमेल एड्रेस दिया था उस पर हमें मिल जाएगा. इस TRN नंबर के थ्रू लॉगिन करके हम अपना पार्ट बी ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. पार्ट बी में जो है, जब हम पार्ट बी फॉर्म
का फिल कर लेंगे, जिसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। हमें अपना बताना होगा कि परमानेंट प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, और जो है हमें कंपटीशन लेना है कि नहीं लेना है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हमारी क्या होगी, हमारा रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन क्या है कि हम वॉलंटरी ऑब्टेन कर रहे हैं, कि हमने जो है प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट है उसे एक्सीड कर दिया इसलिए हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा, या कोई अदर प्रोसेस है। ये सब डिटेल्स अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, ये सब डिटेल्स और ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स, ये सब डिटेल्स जब हम पार्ट बी में फिल कर देंगे और हमारा आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तो हमें एक ARN जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? हमें एक ARN जनरेट होगा। ये होता है एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर, ये हमें जनरेट हो जाएगा। हमें एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट मिल जाएगी जो हमें हेल्प करेगी फ्यूचर में कोई भी कम्युनिकेशन हमें डिपार्टमेंट के साथ करना है तो हम इस ARN नंबर के थ्रू कर सकते हैं। ये एक रेफरेंस नंबर हमें मिल जाएगा। ये जो आधार ऑथेंटिकेशन हमने देखा ये नया ऐड ऑन हुआ है। ये कब से ऐड ऑन हुआ है? ये अगस्त 2020 से ऐड ऑन हुआ है। इसमें जो है जो भी SSC या जो भी डीलर हैं, जो भी सप्लायर नया रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उन्हें जो है अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाना कंपलसरी है। और इसके बारे में अभी हम फर्दर जो है अलग से डिस्कस कर लेंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन लंबा हो जाएगा। अभी हम प्रोसीजर को देख लेते हैं। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि हमें आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जब हमें ARN जनरेट हो जाता है तो फिर जो है उसके बाद जो है हमारा पार्ट बी ऑफ द प्रोसीजर आता है कि हमने जब ARN जनरेट हो गया तो वो हमारी जो एप्लीकेशन थी डिपार्टमेंट के पास पहुंच गई। अब डिपार्टमेंट में जो भी प्रॉपर ऑफिसर है जो उसको जो है एसेस करेगा तो उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। जो भी एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है, मतलब जो CTP होता है, वो जब अप्लाई करता है तो उसे TRN तभी जनरेट होता है जब वो एडवांस टैक्स डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ गलत बोल दिया कि जो भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उसे TRN जनरेट होगा, उसे ARN तभी जनरेट होगा जब वो अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट कर देता है, उसे TRN जनरेट होगा। और वो TRN के थ्रू लॉगिन करके क्या करेगा? वो TRN के थ्रू लॉगिन करके एडवांस टैक्स का पेमेंट करेगा। और जब एडवांस टैक्स का पेमेंट कर देगा तो उसे पार्ट बी ऑफ द फॉर्म भरना पड़ेगा। और जब पार्ट बी भर देगा तो उसके क्या होगा? ARN जनरेट हो जाएगा। अभी ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इसका अलग से भी प्रोसीजर हम समझ लेंगे क्योंकि इनको क्या होता है कि इनको रजिस्ट्रेशन करना होता है। कब करना होता है? जब भी उन्हें बिजनेस कमेंस करना है उसके 5 डेज प्रायर उन्हें एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है और इन्हें जो भी टैक्स है वो एडवांस में डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारा पार्ट बी ऑफ द फॉर्म क्या है। ये हमने देख लिया कि एप्लीकेशन क्या है जो हमने सबमिट की, वो प्रॉपर ऑफिसर के पास चली गई और जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने एप्लीकेशन रिसीव कर ली। और अब जो है प्रॉपर ऑफिसर का काम होगा, हमारा काम खत्म हो गया। अब जो प्रॉपर ऑफिसर है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा जो भी हमने पार्ट बी में भरा था, हमारी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करेगा और अगर उसकी कोई क्वेरी है तो वो हमसे जो है शो कॉज नोटिस इशू करेगा और हमें उसका रिप्लाई देना है। तो उसी प्रोसीजर को पार्ट 2 में मेंशन कर रखा है। अब हम उसको समझ लेते हैं। जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सबसे पहले क्या करेगा? वो एग्जामिन करेगा हमारी एप्लीकेशन को और जो भी हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं वो उन दोनों को अच्छे से एग्जामिन करेगा। और अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि जो हमने सबमिट कर रखा है वो सब सही है तो वो क्या कर देगा? उसे लगता है कि वो सब सही है तो वो विथिन 3 डेज, क्या लिमिट है कि विथिन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर विल ग्रांट, वो उसे क्या करना है? उसे ग्रांट कर देना है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 06 विथिन 3 डेज। अगर उसे लगता है कि सब सही है तो विथिन 3 डेज उसे क्या करना है? उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देना है। लेकिन जो है अगर ऐसा होता है क्या कि प्रॉपर ऑफिसर जो है एक्शन नहीं ले पाता है कब? विथिन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन केस ऑफ सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिफिकेशन। अगर हमने सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन करवा रखा है पहले ही और फिर भी जो प्रॉपर ऑफिसर है वो 3 डेज के अंदर जो है कोई भी एक्शन नहीं लेता है, ना तो हमें कोई नोटिस भेजता है ना तो हमें जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है, या फिर अगर हमने आधार
एप्लीकेशन नहीं करवाया है तो विद इन 21 डेज वो कोई भी एक्शन नहीं लेता है, या फिर अगर जो है विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लैरिफिकेशन, अगर हम कोई क्लैरिफिकेशन सबमिट करते हैं प्रॉपर ऑफिसर को और विद इन 7 डेज वो कोई एक्शन नहीं लेता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन जो हमने दे रखी है उसको क्या कर लेते हैं, डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड, हम मान लेते हैं डीम्ड अप्रूवल उसका हमें मिल जाता है। अभी इस पॉइंट को हम फिर से देख लेंगे एक बार फिर से। अभी हमने देख लिया कि अगर 3 वर्किंग डेज में हमने अपना आधार ऑथेंटिकेशन करा रखा था और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ऑर्डर में थे, फिर भी प्रॉपर ऑफिसर ने कोई भी जो है ऑर्डर नहीं इशू किया, कब नहीं इशू किया, विद इन 3 वर्किंग डेज नहीं इशू किया, तो हम क्या करेंगे, हम उसे डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन मान लेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो हमने इशू एप्लीकेशन दिया है वो ऑर्डर में थी, तो फिर क्या होगा, अगर हम मान लें कि वो एप्लीकेशन जो ऑर्डर में नहीं है तो क्या प्रोसीजर होगा। अगर वो एप्लीकेशन ऑर्डर में नहीं है तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो एक नोटिस इशू करेगा इलेक्ट्रॉनिकली। कब करेगा, विद इन 3 वर्किंग डेज करेगा। अगर हमारा आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है, अगर हमारा आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो ये लिमिट उसके लिए 21 डेज की है कि उसे 21 डेज के अंदर हमें एक जो है नोटिस इशू करना पड़ेगा। अगर जो नोटिस इशू होती है और उसके अगेंस्ट जो एप्लीकेंट है वो विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस क्लैरिफिकेशन इशू कर देता है, वो क्या करता है, क्लैरिफिकेशन इशू कर देता है, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर देखेगा कि जो क्लैरिफिकेशन इशू हुई है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है। प्रॉपर ऑफिसर देखेगा वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है। अगर वो जो क्लैरिफिकेशन इशू हुई है वो प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फैक्ट्री लगती है तो फिर वही पॉइंट आ जाएगा कि विद इन 7 वर्किंग डेज जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करना पड़ेगा। अगर उसे लगता है कि जो है नहीं, हमने जो क्लैरिफिकेशन इशू की रखी है वो जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ही मे रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को और राइटिंग में हमें दे देगा कि उसने एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर जो वो हमने क्लैरिफिकेशन इशू किया था, हमने क्लैरिफिकेशन इशू ही नहीं किया, हमने क्लैरिफिकेशन जो हमें देना था हमें नहीं इशू किया, तो फिर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। विद इन कितने दिन में हमें इशू करना था, हमें 7 वर्किंग डेज में क्लैरिफिकेशन इशू करना था। अगर हमने 7 वर्किंग डेज में क्लैरिफिकेशन नहीं इशू किया तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा और हमें रीज़न प्रोवाइड कर देगा कि उसने हमारी एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट कर दिया। अब ये पॉइंट हम फिर से देख लेते हैं डीम्ड अप्रूवल वाला, कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसने जो है जो उसने एप्लीकेशन सबमिट कर रखी थी, वो उसने अपना आधार ऑथेंटिकेशन भी करा रखा था, आधार ऑथेंटिकेशन उसका हो गया था और जो एप्लीकेशन थी वो जो है प्रॉपर ऑफिसर को ऑर्डर में लगी, लेकिन उसने फिर भी जो है क्या किया, 3 वर्किंग डेज में हमें नहीं इशू किया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो फिर हम मान लेंगे कि जो हमारी एप्लीकेशन है उसका डीम्ड अप्रूवल हो गया है। ठीक है, अगर जो है हमारे आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया था तो ये टाइम लिमिट होगी 21 डेज़ की। प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना है, 21 डेज़ के अंदर जो है हमें इशू करना है। क्या इशू करना है, या तो नोटिस इशू करें कि जो है वो कोई क्लैरिफिकेशन मांग रहा है हमसे, या फिर जो है हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करे। अगर वो 21 डेज़ के अंदर नहीं करता है, वो क्या करता है, वो 21 डेज़ के अंदर नहीं करता है तो हम क्या कहेंगे, उसे डीम्ड अप्रूवर ऑफ एप्लीकेशन मान लेंगे। यही जो है अगर उसने क्लैरिफिकेशन मांगा था कोई जो है प्रॉपर ऑफिसर ने और हमने विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लैरिफिकेशन हमने क्लैरिफिकेशन सबमिट किया और जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने जो है क्लैरिफिकेशन के बाद जो है विद इन 7 वर्किंग डेज जो है हमें रजिस्ट्रेशन नहीं इशू किया या फिर कोई और नोटिस हमें नहीं भेजी, तो फिर जो है हमने जो एप्लीकेशन किया था उसको हम मान लेंगे डीम्ड अप्रूवल, उस एप्लीकेशन का हम मान लेंगे। आई होप हमें ये जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज मेंशन अंडर सेक्शन 25 समझ में आ गया है। पार्ट ए और पार्ट आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने अभी होल्ड पे रखा था। हमने क्या देखा कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जीएसटी में बहुत ही सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सप्लायर्स थे या कुछ ऐसे डीलर्स थे जो इसका अनड्यू एडवांटेज ले रहे थे। तो फिर क्या किया, इन ऑर्डर टू इंक्रीज कंप्लायंस बढ़ाने के लिए आधार KYC बेस्ड रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया, KYC बेस्ड रजिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कब से इंट्रोड्यूस किया गया, अभी मैंने आपको बताया भी था, फिर से बता दे रहे हैं कि ये 21 अगस्त 2020 से आधार ऑथेंटिकेशन जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसको भी न्यू रजिस्ट्रेशन लेना है उसके लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये
जो आधार ऑथेंटिकेशन है किसको किसको कराना है, ठीक है। आधार ऑथेंटिकेशन किसको कराना है, रजिस्ट्रेशन के लिए कराना है, सबको कराना है। आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड किसके लिए, फॉर द पर्सन्स अप्लाइंग फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज नॉर्मल टैक्स पेयर। नॉर्मल टैक्स पेयर की कराना है तब भी, कंपोजिशन की तरह करवाना है तब भी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर आईएसडी वाला, एसईजेड डेवलपर, एसईजेड यूनिट एटसेट्रा सबके लिए करवाना है। जिसको भी जो है फॉर्म रजिस्ट्रेशन 01 में जो है अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना रहता है जीएसटी के लिए, उसको जो है आधार ऑथेंटिकेशन कराना कंपलसरी है। अब हम देख लेते हैं कि आधार एप्लीकेंट्स हु ईदर डू नॉट प्रोवाइड आधार, जो आधार प्रोवाइड नहीं करता है अपना वाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, या फिर जो है जिसका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है वैलिडेशन में, तो इसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा कि दैट वुड बी सब्जेक्ट टू साइट वेरिफिकेशन। उसका जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो जाके साइट वेरिफिकेशन करेगा। हाउएवर अगर टैक्स अथॉरिटी को ये लगता है, क्या लगता है कि जो बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड वो क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर सकता है विदाउट साइट वेरिफिकेशन किए भी। और जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेंट हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं उनको भी क्या है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन। उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज देयर रजिस्ट्रेशन विल बी डीम टू बी इनवैलिड। क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अभी तक इसके लिए लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि कैसे करवाना है, या फिर जो है कब तक, कोई ऐसी पर्टिकुलर डेट नहीं बताई है गवर्नमेंट ने, तो और नहीं करवाएंगे तो फिर क्या होगा, ये सब नहीं बताया है। फिर हम देख लेते हैं कि पर्सन्स हु अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है, किसको किसको रिक्वायर्ड है। एज पर सेक्शन 25(6)(a), 6(b), 6(c) फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन। इन पर्सन्स को रिक्वायर्ड है करना न्यू एप्लीकेंट, जो भी न्यू एप्लीकेंट है उसमें क्या है, एवरी इंडिविजुअल एप्लीकेंट, कोई भी इंडिविजुअल एप्लीकेंट है या फिर एनी एप्लीकेंट अदर देन एन इंडिविजुअल, या फिर कोई भी एप्लीकेंट जो अदर देन इंडिविजुअल एप्लीकेंट है उसको भी कराना है, आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। उसके लिए क्या करना है, उसे अपना प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर देना है, जैसे भी प्रिस्क्राइब किया गया है रूल 8 में, ठीक है, वो हमें देना है। जब हम वो दे देंगे तो फिर क्या करता है कि जो है साइट पे सबमिट कर देंगे, तो फिर वो जो साइट है हमें एक लिंक भेजता है, ठीक है, वो लिंक भेजता है। उस लिंक पे क्लिक करके हमको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना होता है। उस लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पे, जो भी हमारे आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर OTP आता है और फिर हमारा आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है। क्या है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन सच केसेस शैल बी इधर ऑफ द डेट और ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर। जो हम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उसकी डेट ऑफ सबमिशन क्या मानी जाएगी, या तो ये मानी जाएगी जिस दिन हमने आधार ऑथेंटिकेशन कराया, या फिर 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन पार्ट बी। जो हम पार्ट बी फिल कर रहे हैं उससे 15 डेज का जो पीरियड है, 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, वो हमारा क्या मान लिया जाएगा, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन केस एन एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल ही शैल अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ हिज ओन आधार नंबर। और अगर वो इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है, अगर वो अदर देन इंडिविजुअल है, क्या है, वो अदर देन इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल नहीं है, तो उसे जो है किसका करवाना है, तो ऑथेंटिकेशन विल बी ऑफ आधार नंबर ऑफ कर्ता। तो उसे किसका करवाना है, कर्ता का करवाना है आधार ऑथेंटिकेशन, क्योंकि अदर देन इंडिविजुअल है तो फिर उसका तो आधार होगा नहीं। तो हमें जो भी इंडिविजुअल उसका करता है, या फिर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, या फिर होल टाइम डायरेक्टर है, सच नंबर ऑफ पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी और एसोसिएशन में है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो भी बन रहा है, ऑथराइज सिग्नेटरी को बन रहा है, और जो है जितने भी पर्सन्स होंगे उस फर्म में जो मैनेजमेंट में होंगे, उनको जो है अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा अगर वो अदर देन इंडिविजुअल है, ठीक है। और पर्सन्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड हैं उसमें भी ऑथेंटिकेशन का प्रूफ सबमिट करना होगा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो भी दिया हुआ है उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में करना होगा। अब हम नेक्स्ट आधार ऑथेंटिकेशन में ही देख लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है, न्यू एप्लीकेंट है, उसको आधार नंबर अलॉटेड नहीं है, क्या उसको आधार नंबर अलॉटेड नहीं है, असाइन नहीं है अभी, तो क्या करना है, इन केस ऑफ न्यू एप्लीकेंट उसे क्या करना पड़ेगा। इफ़ एन आधार नंबर इज़ नॉट असाइन टू अ न्यू एप्लीकेंट, तो वो इंडिविजुअल हो या कोई भी अदर देन इंडिविजुअल हो, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कोई और मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है, कोई और मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन इसे ऑफर होगा, और उसके थ्रू एज स्पेसिफाइड रूल 9 में स्पेसिफाई किया गया है कि उसके थ्रू क्या करना पड़ेगा, उसे अपने आइडेंटिफिकेशन प्रूफ करनी पड़ेगी,
ठीक है। और जो रूल 9 में दिया गया वो हम देख लेते हैं कि रूल 9 में क्या दिया गया है। रूल 9 में दिया गया है कि वेयर अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन, कोई पर्सन ऑथेंटिकेशन फेल कर जाता है, उसका नंबर या फिर जो है वो उसके पास ऑथेंटिकेशन आधार है ही नहीं, तो फिर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर, कब ग्रांट किया जाएगा, जब उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रिस्क्राइब मैनर, जो भी मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है उस मैनर में उसका क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो भी हमने डाल रखा था पार्ट बी ऑफ द फॉर्म में, उसका क्या होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जो कि टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। ठीक है। हाउएवर अगर जो है इन लिeu ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, हो सकता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो प्रॉपर ऑफिसर है वो ना करे, वो क्या करे वेरिफिकेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसे सही लगे वो सिर्फ उसका वेरिफिकेशन कर दे। और अगर वो ऐसा काम करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, ही नीड्स टू रिकॉर्ड द रीजंस, उसे रीज़न बताने पड़ेंगे, राइटिंग में बताने पड़ेंगे वो भी, कि क्यों ऐसा रीज़न था कि उसने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया है और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसका उसने वेरिफिकेशन किया है अगर आधार नहीं था उसके पास तो। ठीक है। और वो जो है ये जब रीज़न रिकॉर्ड कर देगा तो उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका लेना पड़ेगा, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, मतलब जेसी या उससे अबव रैंक के ऑफिसर से उसको क्या लेनी पड़ेगी, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी ये काम करने के लिए। ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, उसे एक नोटिस इशू करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा उसे, इन सच अ केस अ नोटिस इज इशूड फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशंस फ्रॉम द एप्लीकेंट। ठीक है। विद इन नॉट लेटर देन 21 डेज, मतलब 21 डेज के अंदर उसे एक नोटिफिकेशन भी इशू करनी पड़ेगी क्लैरिफिकेशन लेने के लिए जो एप्लीकेंट है उससे, कि जो है जब भी उसे क्लैरिफिकेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो है इन केस ऑफ रजिस्टर पर कोई, अभी हमने देखा कि कोई न्यू एप्लीकेंट था, उसके पास आधार नहीं था या फिर उसका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो क्या करना था। अब हम देखते हैं कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो फिर क्या करना है। अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है, उसका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी क्या होगा, ऑल्टरनेट मीन्स निकाला जाएगा कि उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सके हम लोग। ठीक है। अगर जो है नहीं ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है तो फिर वाइबल ऑल्टरनेट मीन्स दिया जाएगा हम लोग आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए। रजिस्ट्रेशन अलॉटेड टू सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड, वो इनवैलिड माना जाएगा। एंड द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई, अगर हमारा ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता और कोई और अदर मीन्स जो है हमें नहीं मिलता है तो फिर जो है इनवैलिड मान लिया जाएगा उसके रजिस्ट्रेशन को। अब क्या है, पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। अगर कोई पर्सन है, एक क्लास ऑफ पर्सन है जिसको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है तो उसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं, उसकी लिस्ट क्या है। कुछ पर्सन्स को एग्जेम्प्ट कर रखा है, वो क्या है, अ पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन इंडिया, कोई भी पर्सन जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उसको जो है आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है। ठीक है। क्लास ऑफ पर्सन देन द फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन, इनके अलावा कोई और क्लास ऑफ पर्सन है तो उसको भी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है। इन लोगों को कराना है, इन लोगों को कराना है। ठीक है। पर्सन अदर देन लिखा है ना, इसमें लिखा है अदर देन द फॉलोइंग, तो इन लोगों को कराना है, इनके अलावा जो भी अदर हैं उनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन होता कहते हैं, ये हाउ आधार ऑथेंटिकेशन इज डन। वंस अ रजिस्ट्रेशन, अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वंस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, जब हम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो क्या होता है, जीएसटी सिस्टम जो है वो क्या करेगा, हमें एक लिंक सेंड करता है। ठीक है। हमें एक लिंक सेंड करता है हमारे मोबाइल नंबर पर जो हमने दे रखा था और हमारी ईमेल आईडी पे उस आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। उस लिंक को क्लिक करने पर, जब हम उस लिंक को क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन लिंक को क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, आधार ऑथेंटिकेशन की। और वहाँ पे जो है हमें आधार नंबर हम ऑलरेडी एंटर्ड रहेगा, जो हमने एंटर कर रखा, तो हमें क्या होगा, ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे जो लिंक के आधार के साथ लिंक्ड है। तो उस ओटीपी को हम जब इसमें डाल देंगे तो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर ये सेम नहीं होता है या कुछ डिटेल्स जो है हमारी सेम नहीं निकलती है जो हमने फॉर्म में फिल कर रखी है और जो आधार में फिल्ड है, तो फिर हमारा आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है। बस यही था आधार ऑथेंटिकेशन में। ये जो है कब से आया है, ये अगस्त 2020 से आया है। एक न्यू कंप्लाइंस है क्योंकि कुछ लोग अनड्यू एडवांटेज ले रहे थे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, तो थोड़ा कंप्लाइंस को और जो है डिफ़िकल्ट करने के लिए EKYC इंट्रोड्यूस कर दी गई है थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, हमने देखा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, प्रोसीजर देखा रजिस्ट्रेशन का, और हमने देखा कि ये प्रोसीजर कौन कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जिनको फॉलो नहीं करना है। वो हमारे 4 ग्रुप ऑफ पर्सन्स थे जिनको नहीं फॉलो करना था। उसके बाद हमने देखा कि प्रोसीजर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका जो है पार्ट 1 था और पार्ट 2 था। पार्ट
1 के भी 2 पार्ट्स थे, पार्ट ए था और पार्ट बी था। और पार्ट 2 में क्या था, प्रॉपर ऑफिसर जो है हम जब एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे उसके बाद का जो प्रोसीजर वो पार्ट 2 में दिया था, और एप्लीकेशन सबमिट करने तक का पहला प्रोसेस पार्ट ए में दिया था। इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि हमें आधार ऑथेंटिकेशन कराना होता है, आधार ऑथेंटिकेशन कराना होता है। तो हमने देखा कि आधार ऑथेंटिकेशन हमें कैसे कराना है, इसका प्रोसीजर क्या है और किसको किसको कराना है, किसको कराना है, हूँ आर द पीपल जिसको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, प्रोसीजर क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये हमने देख लिया। और किसको नहीं कराना है, किसको नहीं कराना है, ये भी हमने आधार ऑथेंटिकेशन किसको नहीं कराना है ये हमने देख लिया। न्यू एप्लीकेंट के लिए क्या प्रोसीजर है वो हमने देख लिया, एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट के लिए क्या प्रोसीजर है ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट इस सीरीज़ में देख लेते हैं कि आगे हमारा क्या है। इस सीरीज़ में हम देख लेते हैं कि स्पेशल प्रोसीजर्स कुछ जो है, जैसे हमने देखा था कि कुछ लोगों को जो सेक्शन 25 वाला जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो फॉलो नहीं करना था, उनके लिए एक अलग से प्रोसीजर भी दी गया है। तो इसी सीरीज़ में हम देख लेते हैं कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन था ये उसके लिए, और जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए सेक्शन 25 में कुछ अलग से प्रोसीजर दिया गया है। उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अलावा भी एक प्रोसेस दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। इसमें पहले हम देख लेते हैं कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता क्या है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, तो कोई भी पर्सन जिसने कहीं पे एक जगह पर रजिस्ट्रेशन ले रखा है, लेकिन क्या है वो किसी और स्टेट से अपनी सप्लाई करना चाहता है, तो उसे जो है उस स्टेट से लेकिन परमानेंटली वहाँ से सप्लाई नहीं करना चाहता, उसको कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस वहाँ पे नहीं है, तो उसे वहाँ से क्या करना पड़ेगा, कैजुअल एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ से उसको एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और हम अभी देख लेते हैं कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है कि कोई भी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे ओकेजनली यहाँ से सप्लाई करता है, इंडिया में परमानेंट सप्लाई नहीं करता है, या उसका कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो फिर जिस स्टेट से वो सप्लाई कर रहा है वहाँ यहाँ पे उसको जो है ऐसा नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसीजर डिस्कस करने से पहले हम एक बात और देख लेते हैं, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसको जहाँ से अपनी सप्लाई करनी है वो 90 डेज़ के लिए करनी है, तो उसे एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन अगर उसे जो है मोर देन 90 डेज से करनी है, मान लीजिए कि कोई पर्सन है उसे एक एग्जीबिशन में अपनी शॉप लगाने जाना है किसी और स्टेट में, लेकिन वहाँ पे उसका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो अगर वो एग्जीबिशन का पीरियड जो है 90 डेज़ या 90 डेज से कम है तो उसे एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन वहाँ पे लेना है, उस स्टेट से लेना है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन का पीरियड कितना है, 180 डेज है, 180 डेज है, तो फिर क्या होगा, उस रजिस्ट्रेशन का पीरियड 180 डेज उस एग्जीबिशन का पीरियड 180 डेज है और उस पर्सन को वहाँ पे उस स्टेट पे जो है 180 डेज के रजिस्ट्रेशन लेना है, तो फिर उसको एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, बल्कि उसे एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर, एज अ रेगुलर टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये मेंशन है कि जो भी पर्सन है उसे यही प्रोसेस फॉलो करना है रजिस्ट्रेशन के लिए भी, किसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो भी उसे यही प्रोसेस फॉलो करना है, और उसे अगर रजिस्ट्रेशन की बजाय एक्सटेंशन लेना है, उसने रजिस्ट्रेशन लिया था लेकिन अब मुझे उसी रजिस्ट्रेशन का फर्दर एक्सटेंशन लेना है, तो उसे यही प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, जो भी पर्सन है जो भी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है उसे क्या करना है कि एटलीस्ट 5 डेज़ प्रायर, जब भी उसे बिज़नेस कमेंस करना है, जहाँ पे जा रहा है वो बिज़नेस करने, वहाँ पे जो है जिस दिन से उसे बिज़नेस कमेंस करना है उसके एटलीस्ट 5 डेज़ प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसिंग बिजनेस उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 5 डेज़ पहले ही उसे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 डेज़ इन एडवांस उसे अप्लाई कर देना है, जहाँ से भी उसे सप्लाई करना है वहाँ से 5 डेज़ पहले उसे अप्लाई कर देना है रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर क्या है, रजिस्ट्रेशन इज़ ग्रांटेड टू देम फॉर अ और पीरियड ऑफ ऑपरेशन एक्सटेंडेड ओनली आफ्टर, कब, जब वो एडवांस टैक्स जो है अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेगा, अप्रॉक्सीमेटली टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कर लेगा, और उसको जो है ऐसा एडवांस टैक्स जब डिपॉजिट कर देगा, क्या एडवांस में ही डिपॉजिट कर देगा, तब उसे जो है उसके बाद रजिस्ट्रेशन इश्यू होगा। हमने देखा था अभी जब हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करते तब भी हमने देखा था कि TRN इश्यू होता है। जब TRN इश्यू हो जाता है तो फिर TRN से लॉगिन करके जो कैजुअल रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। TRN से लॉगिन करके एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा और फिर उसको पार्ट बी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और फाइनली जब वो एडवांस टैक्स डिपॉजिट कर देगा तब वो जो है अपना एप्लीकेशन सबमिट कर पाएगा।
ठीक है। और फिर ये लास्ट में लिखा है कि रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू देम फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड, जितना भी पीरियड वो स्पेसिफाई करता है रजिस्ट्रेशन में, और 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर उसने जो है एप्लीकेशन मान लीजिए 45 डेज़ के लिए ही दे रखी है कि उसने एप्लीकेशन में लिखा है कि हमें 45 डेज़ की रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो उसे 45 डेज़ के लिए रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। नहीं तो फिर अगर कुछ मेंशन नहीं कर रखा है या 90 डेज से ज़्यादा दिया है तो उसे 90 डेज़ मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। और जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसकी कब से होगी, जब हमने एप्लीकेशन सबमिट कर रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो डेट को जो है हमारा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। तो हमने देख लिया इसमें अपना पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख लिया है। नॉर्मल टैक्स पेयर के देख लिया कि नॉर्मल टैक्स पेयर के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा। उसके बाद हमने देख लिया कि जो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा। प्रोसीजर सेम होगा, बस इसमें ये डिफरेंस है कि उसे क्या करना है, उसे अपना एडवांस टैक्स मतलब एडवांस में अपनी टैक्स लाइब्रेरी डिपॉजिट करनी है। और दूसरा पॉइंट उसे ये करना है कि जो है उसे 90 डेज़ के लिए कैजुअल रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और उसे जो है 5 डेज़ प्रायर जो है अपना सप्लाई कमेंस करने के 5 डेज़ प्रायर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स डोंट फॉरगेट टू if you like my efforts don't forget to like, and if you have any query regarding the same don't forget to comment। आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन जो है मुझे पोस्ट कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़। और जो है अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ने देखा है तो फिर मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है। थैंक यू।